अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का ये लेक्चर है फर्स्ट ईयर मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले भी 3.3 से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी। सेकेंडली ये है कि उसके अलावा मैंने आपको डिटर्मिनेंट जो 3x3 ऑर्डर का था उसको एक्सपेंड करना सिखाया था। आज हम लोग जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमने मैट्रिसेस के इन्वर्स के बारे में सीखना है कुछ। और स्टार्ट लेने से पहले जो उनसे वो इन्वर्स को फाइंड करने से पहले कुछ चीज़ें जो उनसी हैं वो मैं इसके अलावा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, उससे मैं आज के लेक्चर का स्टार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो उनसे उसमें एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होता है। पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी की जनरल फॉर्म भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है एक्सरसाइज 3.3 के अंदर कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए जो उनसे एक्चुअल में 3x3 है। और फिर वो नेक्स्ट स्टेप में वो ये क्वेश्चन क्या पूछता है, वो ये कह रहा है कि के कोई कांस्टेंट है, प्रूव करके दिखाओ जब के को इस मैट्रिक्स ए से जिसका ऑर्डर 3x3 है, जनरल और कोई मैट्रिक्स लेंगे उससे मल्टीप्लाई करके इसका डिटर्मिनेंट लें और डिटर्मिनेंट में से के बाहर आए तो के की पावर उतनी ही आएगी जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यानी अगर इसका ऑर्डर 4x4 होगा तो के की पावर 4 आ जाएगी। इसका मतलब वो जो लास्ट मैंने बोला था कि भाई आपको मैं जनरलाइज करके एक्सप्लेन करूँगा, वो ये है कि अगर कोई कहता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, n मीन्स n×n है, तो उसके अंदर अगर के के साथ कोई कांस्टेंट के साथ a मल्टीप्लाई और उसका डिटर्मिनेंट कोई पूछेगा, के बाहर आएगा, उसकी पावर n आएगी और साथ a आ जाएगा। अब यही MCQ फाइनल पेपर्स में इस तरह भी आ सकती है कि ऑर्डर ऑफ a है 3x3 और 2a का डिटर्मिनेंट किसके बराबर है, तो ऑब्वियसली 2 जब बाहर आएगा उसकी पावर आएगी 3 और साथ ए का डिटर्मिनेंट आएगा और ऑब्वियसली 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। इसको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a भी लिख सकते हैं इस साइड को, और इस साइड को 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिखा जा सकता है, या 2 पावर 3 ऑफ डिटर्मिनेंट ए भी कहा जा सकता है। ओके जी, इसको प्रूव कैसे करना है? प्रूव करने के लिए मैं इसकी जनरल फॉर्म को यूज़ करूँगा। जनरल फॉर्म जो सी है, जनरल फॉर्म को जब यूज़ करेंगे तो उसको लिखने के लिए हम लोग ए का ऑर्डर शो कर रहे हैं 3x3। वो फिर होगा क्या, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। तो ये मैंने जनरल फॉर्म का एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 लिया है। अब अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली के इसकी सारी एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा, KA11 KA12 KA13, फिर KA21 KA22 KA23, फिर बेटा KA31 KA32 और लास्ट में KA33 आ जाएगा। तो ये पहले नंबर पे आपने डिटर्मिनेंट लेने से पहले मैट्रिक्स की फॉर्म बनानी है। उसके बाद जब आप इसका मॉड लोगे यानी डिटर्मिनेंट लोगे तो यहाँ भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो यहाँ तक लिखने के बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में चल रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर ऑब्वियसली इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो वो डिटर्मिनेंट कैसे आएगा? वो डिटर्मिनेंट आएगा के का मॉड लिखूँगा तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास KA11 KA12 KA13, फिर आ जाएगा KA21 KA22 KA23 KA31 KA32 और KA33। इनको गौर से देखें तो इन अब यहाँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होने लगा है। इसकी हर रो में कुछ ना कुछ कॉमन है विच इज़ के, तो 3 दफ़ा वो के बाहर आएगा। टेक के कॉमन फ्रॉम, एक दफ़ा भी निकालेंगे कॉमन फ्रॉम, एक दफ़ा रो 1 से, फिर रो 2 से एंड फिर रो 3 से। जैसे प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर्स में, जब वो के 3 दफ़ा बाहर आएगा तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट के अंदर चीज़ बचेगी जस्ट वो बचेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, और ये के का क्यूब है और ये जस्ट ए का डिटर्मिनेंट है जिसे हमने ऐसे ही प्रूव करना था। तो हमने प्रूव करके क्या दिखाया कि के ए का मॉड के क्यूब ए मॉड के इक्वल है,
अब ये बेटा जनरलाइज भी किया जा सकता है, मैं इसको ए का ऑर्डर 4x4 के लिए भी ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ और ऑनवर्ड हायर ऑर्डर्स के लिए भी इसको एज इट इज़ सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसके साथ मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वो क्वेश्चन का नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 13। मेरी नज़र में इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का भी कॉन्सेप्ट समझें आप लोग कि इसके अंदर क्या उसने पूछा हुआ है। सबसे पहला काम तो ये कि इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपको छोटी क्लासेस के अंदर आपने देखा है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अगर किसी हायर ऑर्डर मैट्रिक्स मींस जिसका ऑर्डर 3x3 है या 4x4 है या ऑनवर्ड सो ऑन है, ऐसे ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए अगर कोई आपसे इन्वर्स पूछता है तो 3x3 लेवल का एटलीस्ट आपका फर्स्ट ईयर का जो लेवल है उसमें आपको इन्वर्स फाइंड करना आना चाहिए। उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो 3x3 ऑर्डर का सॉल्व करना सिखा दिया था। असल में आज हमने सीखना है कि एडजॉइंट कैसे लिखा जाएगा किसी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखना आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। अच्छा, अब वो लिखने का तरीका क्या? अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, ये मैं उसका मेथड सिखा रहा हूँ, आप उसको टैली करो सब लोग। A31, A32, A33। तो एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का लिखना होता है तो आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कोफैक्टर्स का। आपको इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिखने आने चाहिए। यानी सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा। कोफैक्टर ऑफ किसी भी एलिमेंट का, मैं उसे जनरल लिख रहा हूँ A i j से, वो A11 भी हो सकता है, i और j की जगह फिर 1 और 1 आ जाएगा। वो A12 भी हो सकता है, i की जगह 1 और j की जगह 2 आ जाएगा। और ऑनवर्ड सारे एलिमेंट्स को आप इसी तरह चेक कर सकते हो, उसे कैपिटल A i j से जाहिर करते हैं। इसका मतलब अगर कोई मुझे कहता है कि A33 का कोफैक्टर कैसे लिखते हैं तो मैं कहूँगा कैपिटल A33। अच्छा, वो फार्मूला क्या है? असल काम तो फार्मूला है, -1 की पावर में रो और कॉलम का नंबर ऐड करना है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो बात यहाँ मैंने लिखी है जिसमें मैंने अंडरलाइन भी की है, इसका मतलब है इस आंसर के साथ या तो प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा, और वो अल्टरनेटिव साइन के साथ आएगा। इसको भी चेक भी कर लेते हैं। और साथ आपने लिखना क्या है, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट। यानी अगर A11 का की कोफैक्टर की बात हो रही है तो आपने इस रो और इस कॉलम को छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट लिख देना है। इसको कहते हैं माइनर ऑफ A i j। MIJ मीन्स माइनर ऑफ A i j एलिमेंट। तो मसलन मुझे कोई कहता है कि इसी मैट्रिक्स में मुझे कोई कहता है A31 का कोफैक्टर लिख के दिखा, तो मैं लिखूँगा कोफैक्टर ऑफ A31। उसको बेटा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A31 से। उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? -1 की पावर i की जगह नंबर 3, j की जगह 1 और साथ लफ्स आ जाएगा माइनर ऑफ 31। अच्छा, ये आ रहा है 4 और -1 की पावर even हो तो आंसर +1 होता है। इसका मतलब ये तो ख़त्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा। M31 का मतलब है ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में था उसको स्किप करके जो बाकी चीज़ बचती है उसका डिटर्मिनेंट लिखूँगा। और वो डिटर्मिनेंट में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा? A12, फिर बेटा आ जाएगा A13, फिर आ जाएगा A22, फिर आ जाएगा A23। तो इस तरीके से आपने हर एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है। तो आपको मैं सिखा ही रहा था कि जब आपसे कोई कहता है कि कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो आपसे कोई कहता है इसका एडजॉइंट लिखो, तो तरीकाकार ये, आपने इन सारे एलिमेंट्स के जिस जगह पे ये एलिमेंट हैं उस जगह पे कोफैक्टर्स लिखने। A21, A22, A23, ये मेथड बता रहा हूँ आपको एडजॉइंट लिखने का। इनके कोफैक्टर्स लिखने फाइंड करके और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना, तो तब आपके पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आएगा जिसका ऑर्डर होगा 3x3। चलिए आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं कि ये क्या तरीका मैंने आपको बताया है। मसलन क्वेश्चन नंबर 13 जो आज के लेक्चर का मेन क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना था उसकी तरफ आता हूँ। एक मैट्रिक्स दिया हुआ गिवन है
2 1 0 1 -1 एंड 3। लास्ट रो है बेटा 2 -4 और 1। मुझसे ये पूछा गया है कि आपने सबसे पहले तो इसका इन्वर्स फाइंड करना है और फिर आपने ये वेरीफाई करना है कि वो जो इन्वर्स आया अगर इसको वापस उस ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। बेटा ऑब्वियस बात है, जैसे 5 का इन्वर्स होता है 1/5, तो जब 5 और उसके इन्वर्स को या 1/5 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसी मैट्रिसेस की आइडेंटिटी 3x3 ऑर्डर की वो I3 से रिप्रेजेंट की जाती है। तो चलें अब सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाद में फाइंड कर लेते हैं, पहले एडजॉइंट। वैसे असूली तौर पे आपको डिटर्मिनेंट पहले चेक करना चाहिए किसी मैट्रिक्स का, लेकिन चूंकि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, मुमकिन है, इसलिए मैं इसका इन्वर्स एडजॉइंट पहले बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट बाद में फाइंड कर रहा हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही एग्जिस्ट ना करे तो उसका इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता और वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये बातें आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में देखी हुई हैं। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ इस मैट्रिक्स का सबसे पहले एडजॉइंट लिखना चाह रहा था। एडजॉइंट, अच्छा आप थोड़ा सा इसको बढ़ा करके लिखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस एलिमेंट का आपने सबसे पहले कोफैक्टर लिखना है। मैंने कहा था ये जिस रो जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी का डिटर्मिनेंट, लेकिन उसके साथ एंट्री क्या आनी है, वो -1 की पावर 1 + 1 इस एलिमेंट के लिए, और ऑब्वियसली वो फिर -1 की पावर 2 हो गए +1 हो जाएगा, लिहाजा आपने सिर्फ माइनर लिखना, उसके साथ निशान प्लस का ही आना है। इसका मतलब ज़हन में रख लो। ऐसे मैं अब को फैक्टर के कॉन्सेप्ट को भी आपसे उसको स्किप करते हुए आपको डायरेक्ट वे सिखा रहा हूँ कि आपने स्टार्ट लेना है, इसके साथ प्लस का निशान आना है। इसको चेक करो बेटा, इसकी पावर है -1 की पावर 1+, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है, तो 1 + 2 यानी ये रो का नंबर ये कॉलम का नंबर, और -1 की पावर 3 होता है -1। इसका मतलब जब सेकंड का आपने कोफैक्टर लिखना होगा तो उसके माइनस का निशान आएगा। और ये यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखना है वो माइनर लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। इसका मतलब अल्टरनेटिव वे से आपने इन डिटर्मिनेंट्स के साथ निशान लगाने हैं। स्टार्ट लेना है प्लस से, सिंबल साइन लगाना है प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा इस डिटर्मिनेंट में, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस का निशान, और लास्ट में फिर प्लस आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर लिखना क्या था, मैंने कहा था ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम से स्किप करके बाकी का डिटर्मिनेंट -1 3 -4 1, -1 3 -4 1। सेकेंड की दफ़ा ये रो कॉलम छोड़ा तो 1 3 2 1। थर्ड की दफ़ा ये रो कॉलम छोड़ा तो 1 -1 2 -4। ऐसे बेटा फोर्थ की दफ़ा इस एलिमेंट की दफ़ा ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो 1 0 -4 1 आ जाएगा। इस एलिमेंट की दफ़ा ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 2 0 2 1। लास्ट ये सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट इस रो और इस कॉलम को स्किप किया तो आपके पास बेटा आ जाएगा 2 1 2 1 2 -4। उसके बाद ये इसकी बारी आएगी, इस एलिमेंट की रो और कॉलम छोड़ोगे तो 1 0 -1 3 आ जाएगा। इसकी दफ़ा ये रो और कॉलम छोड़ोगे तो 2 0 1 3 आ जाएगा, और लास्ट वाले की दफ़ा ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 2 1 2 1 और 1 -1 आ जाएगा। तो ये वे है जो मैंने आपके सामने लिखा है। आप इसे टैली कर सकते हो कि पहले की दफ़ा -1 3 और -4 1 आएगा, दूसरे की दफ़ा 1 3 2 1 आ जाएगा, तीसरे की दफ़ा 1 -1 2 -4, फोर्थ एलिमेंट की दफ़ा 1 0 -4 1, फिफ्थ की दफ़ा 2 0 2 1, सिक्स की दफ़ा 2 1 2 -4, सेवन्थ की दफ़ा 1 0 -1 3, और एट्थ की दफ़ा रो कॉलम छोड़ा तो 2 0 1 3। लास्ट टाइम जो सा फिर 2 1 1 -1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये एडजॉइंट मैंने सारे एलिमेंट्स के लिख दिए हैं। अच्छा, अब इनको ओपन करोगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, उसके ऊपर अभी ट्रांसफर स्किप नहीं किया। अच्छा, उसके अंदर आएगा क्या है डिटर्मिनेंट, जैसे बेटा ओपन करते हैं -1 + 12, तो -1 + 12 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा 11, ये एलिमेंट आ गया 11। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे 1 - 6, तो बेटा 1 - 6 जो सा है, या मैं 11 को दोबारा लिखता हूँ, ये 11 आ गया। उसके बाद 1 - 6 किया तो -5 आएगा, लेकिन वो हो जाएगा +5। सेकंड ये 5 आ गया आपके पास। अच्छा, और उसके बाद जो सा है नेक्स्ट नंबर पे -4 + 2, तो वो -2 आ जाएगा।
ऐसे ही नेक्स्ट -1 2 10 आप इसको चेक कर सकते हो, 3 -6 -3 आ जाएगा जी। तो ये आपके सामने मैंने चेक किया हुआ है, आप इसको देख लो, ये सॉल्व करके मैंने लिखा है। और अब इसका आपने ट्रांसपोज लिखना है, तब आपके पास एडजॉइंट आएगा। तो ये मैं एक दफ़ा फिर आपके सामने चेक भी कर रहा हूँ, -8 -2 -10 बाहर वाले माइनस से वो प्लस हो गई, 3 आ जाएगा, ये 6 है, और लास्ट में -2 और -1 तो -3, बिल्कुल ठीक है। और फिर इसका ट्रांसपोज लिखोगे। अब मैं टी को फिनिश कर रहा हूँ, जब टी को फिनिश किया तो रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी या कॉलम रोज़ में। पहला कॉलम होगा 11 5 -2, दूसरा होगा -1 2 10, और बेटा तीसरा होगा 3 -6 -3। तो ये था इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का तरीका। अब आप लोग उसी वे से चलेंगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, और डिटर्मिनेंट लिखने के बाद जो है फिर आप फॉर्मूला यूज़ करके तो इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ये मैं क्वेश्चन को अब आगे लेके चल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगा जी। ये मैंने रेज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अब डिटर्मिनेंट जो हमने फाइंड करना है वो ये मैट्रिक्स लिखा मैंने आपके सामने। मैट्रिक्स क्या था? मैट्रिक्स था आपके पास 2 1 0, फिर था 1 -1 3, और लास्ट में था 2 -4 1। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ मॉड लगा दिया, और ये इक्वल का निशान बीच में है एज इट इज़ पड़ा हुआ। अच्छा, अब इसे एक्सपैंड कर लेते हैं, किसी रो से एक्सपैंड फ्रॉम रो 1 कर लिया। मेथड आपको सिखाया हुआ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। रो 1 से जब एक्सपैंड करेंगे, पहले के साथ प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे के साथ प्लस, ये मैंने लिखा जनाब। अच्छा, 2 जिस रो जिस कॉलम में से छोड़ा, -1 3 -4 1, तो ये एक्चुअल में माइनर ही हम लिख रहे होते हैं। और ये जो मेथड है, ये लेप्लास ने एक्सपेंशन सिखाई हुई है डिटर्मिनेंट्स की एक्सपैंड करने की। तो ये एक्चुअल में उसके बिहाइंड यही कॉन्सेप्ट है कोफैक्टर्स का। बहरहाल मैं डिटेल में मज़ीद नहीं जा रहा। रो कॉलम स्किप किया तो 1 3 और 2 1, और फिर ज़ीरो के साथ जो भी आएगा ऑब्वियसली आंसर ज़ीरो रहेगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। 2 के साथ आएगा क्या? -1 + 12। इसके साथ बेटा -1 के साथ 1 -6, तो ये मेरे पास आ गया है। और ये 11 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, ये -5 है, इससे मल्टीप्लाई हो गया +5, तो आंसर आ गया 27। तो यूँ मैंने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया है, और मैंने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया आपके सामने, और अब मैं इन्वर्स फाइंड करने जा रहा हूँ जी। क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन था उसको फिनिश करते हैं। सो ए इन्वर्स हमने फाइंड करना था बेटा। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमने भी जो फाइंड किया वो मैं लिख रहा हूँ 11 5 -2, उसके बाद था -1 2 10, फिर था 3 -6 -3, और जो भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया वो 27 है। इसका मतलब 27 इन सब के नीचे बारी बारी डिवाइड हो जाएगा, और यूँ हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स का इन्वर्स आ जाएगा जी। तो ये मैंने इसको डिवाइड किया, या आप चाहें तो इसको लहदा सब एलिमेंट्स के नीचे डिवाइड कर दो, या एज़ इट इज़ ऐसे छोड़ दो, क्योंकि डिवीजन किया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल इसकी आनी है, और मैंने भी वेरिफिकेशन करनी है। आप इस स्टेप को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जनाब ये इन्वर्स आ चुका है। अब वेरीफाई क्या करना है आप लोगों ने? वेरीफाई ये करना था ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। तो अब मैं इस वेरीफिकेशन की तरफ चलता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिखा है 11 -1 3 5 2 -6 -2 10 एंड -3। ओके, वेरिफिकेशन जो सी है बेटा, उसके लिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करना था। ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया था विच इज़ 1/27, साथ इसके 11 -1 3 5 2 -6 -2 10 -3, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ए से, विच इज़ 2 1 0, फिर है जी 1 -1 3, और फिर है 2 -4 1। तो अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके स्टेप देख लो सब लोग। देखो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, तो पहले आएगा 22, फिर आएगा -1, फिर लास्ट वाला लास्ट है तो +6 आ जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरा दूसरे से, प्लस तीसरा तीसरे से, तो ये -12 आ गया।
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से पहला 0 आ जाएगा, दूसरा एलिमेंट जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 और लास्ट वाला +3 आ जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन लिखना शुरू की है। अच्छा, आप नेक्स्ट को देखें तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर वो 10 आएगा, 2 आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -12 आ जाएगा, नेक्स्ट पे 5 -2 +24 आ जाएगा, उससे आगे 0 +6 -6 आ जाएगा, उससे आगे बेटा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से तो -4, फिर +10 -6 आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम से तो -2 -10 आ जाएगा और +12 आ जाएगा, और लास्ट में 0 +30 -3। तो चेक कर लो, ये सारे एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कट गया, ये तीनों भी कट रहे हैं, इस तरह ये भी कैंसिल हो रहे हैं बेटा, ये -4 -6 -10 और +10 भी कैंसिल हो रहे हैं, -2 -10 -12 और +12 भी, और जो बाकी आ रहे हैं वो सब 27 है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। आप चेक कर लो, इसका मतलब आंसर आ रहा है 1/27, 27 0 0 0 27 0 0 0 27, और जब आप इसको 27 पे डिवाइड करोगे सारे एलिमेंट्स को तो ये आपके पास शेप आ जाएगी, विच इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। वाकई ही हमारा जो इन्वर्स था वो ठीक आया था, हमने यही प्रूव करना था। होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद आगे चलेंगे, फिर बात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।